जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 7 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आज हमको पढ़ना है अध्याय 8, जिसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। कक्षा 7 नहीं, अध्याय 7 तक कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमें अध्याय 8 पढ़ना है और इस चैप्टर के अंतर्गत हमको देखना है कि कैसे खुशहाल गांव थे और कैसे समृद्ध शहर थे। इसका शीर्षक ही है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए देखते हैं, आपको ले चलते हैं एक लोहार की दुकान पर। तो लोहार की दुकान पर एक लड़का बैठा है जिसका नाम है प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा है और उसको बहुत मजा आ रहा है। वो लोग काम कर रहे हैं और प्रभाकर को बहुत मजा आ रहा है। वहीं एक छोटी सी बेंच पर कुछ कुल्हाड़ी और हंसिया रखा हुआ है। कुछ औजार बेचने के लिए हंसिया और कुल्हाड़ी रखी हुई है। दूसरी ओर भट्ठी चल रही है। औजार बनाने के लिए 2-3 लोग लगे हुए हैं जो लोहे की छड़ को गर्म करके उस पर प्रहार कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। प्रभाकर ये सब देख रहा है तो उसको बहुत मजा आ रहा है। तो लोहे के औजार जो बेंच पर रखे हैं, वो औजार खेती में किस प्रकार काम आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो लोहे का प्रयोग आज आम बात हो गया है। इस समय लोहे का औजार एक आम बात हो गया है। उसका प्रयोग हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, रोज हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इसका प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, जब महापाषाण काल चल रहा था। महापाषाण की कब्रों से इसका साक्ष्य मिला है। कब्रों के अंदर लोहे के औजार और बड़े बड़े हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में हम लोग अध्याय 4 में इसका अध्ययन भी किए थे। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, अब देखिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल होते हैं। ये सब हम लोग अध्याय 5 में पढ़े थे। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ये भी हम लोग अध्याय 5 में पढ़े हैं। तो कृषि उत्पादन के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। अगला हमारा हेडिंग है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, यानी सिंचाई क्या है, सिंचाई परंपरा क्या है। ये देखिए यहाँ आपका दिया गया है कुल्हाड़ी। ये आपकी रही कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे अध्याय 5 में। औजारों की सूची में ये नीचे हंसिया है, ये हंसिया है, ये कुल्हाड़ी है और ऊपर सड़सी है। ये देखिए सड़सी है, ये सड़सी, कुल्हाड़ी, हंसिया, ये सब लोहे के औजार हैं। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या था, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कदम सिंचाई है। तो सिंचाई के अंतर्गत क्या, सिंचाई से क्या सुधार हुआ था कृषि में, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो समृद्ध गांव के बिना राजाओं, समृद्ध जो गांव बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था। जहां जिस गांव में राजा नहीं होते थे और उनका राज्य नहीं होता था, वह गांव बने रहना बहुत मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई थी। जिस तरह राज्यों के अंदर अगर राजा ना हो तो इस राज्य का कोई महत्व नहीं होता है। उसी तरह अगर एक समृद्ध गांव है तो वहां अगर सिंचाई का साधन नहीं है तो ये गांव भी समृद्ध नहीं हो सकता। तो ये
औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे कृषि के विकास के लिए, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुए थे। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। आइए चार्ट देख लेते हैं क्या है चार्ट। ये है, देखिए इसमें दिया गया है खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थानों में आपको क्या भरना है, तो लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। नेक्स्ट में आपको सोचकर भरना है, कहाँ क्या भरना है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तीसरा पॉइंट है कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा पॉइंट है हमारा राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब ये चारों पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको चार्ट दिखाते हैं कहाँ भरना है। ये देखिए, ये जो खाली जगह है यहीं पर आपको सीक्वेंस से भरना है। ये 9, ये आपका यहाँ भरना है। जैसे राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। दूसरा वे किसानों से कर लेते थे, वो किसानों से कर लेते हैं। और तीसरे में क्या भरना है, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, यह सिंचाई से ही संभव था। पांचवें में किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। छठवें में कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। यही आप लोगों को यहाँ दर्शाना है। आगे देख लेते हैं गांव में कौन रहते थे, गांव में रहने वाले लोग कौन थे। तो देखते हैं, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला कहा, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर को दास, कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। देखिए, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी जो होते थे उनको बिल्लला कहते थे। साधारण हलवाहे जो साधारण किसान होते थे उनको उड़वार, इनको उड़वार कहते थे। और भूमिहीन जो मजदूर होते थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो दूसरे की जमीन पर खेती करते थे, उनको दास, कड़ैसियार कहा गया, या फिर उनको 2 नामों से जाना गया। एक तो दास कड़ैसियार और दूसरा अधिमाई। इन दोनों नामों से किसको जाना गया? तो जो भूमिहीन मजदूर थे। जो साधारण हलवाहे थे उनको उड़वार कहा गया था। जो भूमिहीन बड़े, जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी हुआ करते थे उनको बिल्लला कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में, ये तो रही दक्षिणी हिस्से की बात, ये भारत के दक्षिणी हिस्से की बात रही। अब भारत के उत्तरी हिस्सों को देख लेते हैं। तो भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जैसे राजा हुआ करता था तो राजा, अगला राजा का बेटा होता था, फिर उसका बेटा राजा होता था, फिर उसका बेटा, इसी तरह से कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। तो उसी तरह से देश के उत्तरी हिस्से में, यानी कि उत्तरी भारत में, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और उसका पुत्र फिर से प्रधान होता था, फिर उसका बेटा प्रधान होता था। इसी तरह से यह पद कई पीढ़ियों तक बना रहता था। यानी कि यह पद अनुवांशिक था, इसी को तो अनुवांशिक कहा जाता है। तो यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़े भूस्वामी होता था। जिसके पास पैसा होगा वही तो होगा ग्राम भोजक के पद पर। जिस ग्राम भोजक के पद पर बहुत बड़ा भूस्वामी होता था। साधारण इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देता था। पूरे गांव का मुखिया है, सबसे पहले तो पूरे गांव का मुखिया है।
और अब राजा को कर वसूलने में दिक्कत आएगी। पूरे गांव में कहाँ टहल टहल कर कहाँ टहलेगा राजा, इसीलिए इसको सौंप देता था ग्राम भोजक को कि पूरे गांव का कर ग्राम भोजक वसूल कर दे राजा को। राजा तक ग्राम भोजक कर वसूल कर पहुंचाए। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। ये जो ग्राम भोजक होते थे कभी कभी न्यायाधीश बन जाते थे, तो कभी कभी पुलिस का भी काम कर लेते थे। अब पूरे गांव का मुखिया है, तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनके दास कर्मकार आते थे। इनमें दास जिनके पास जो भूमिहीन होते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उनमें कौन आता था? दास आते थे, कर्मकार आते थे। तो जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने और अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, उन्हें क्या कहा, किस कैटेगरी में आते थे? तो दास और कर्मकार की कैटेगरी में आते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं देख लेते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, ये आपको मानचित्र पृष्ठ नंबर 105 पर दिखेगा और मानचित्र नंबर 7 पर है। क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं, इसीलिए इनको संगम साहित्य कहते हैं। नगर क्या कहती है? नगर क्या कहती है? कहानियां। नगर में क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहानियां, यात्रा विवरण और मूर्तिकला तथा पुरातत्व। तो तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुक के बारे में सुना है, तो बौद्ध भिक्षुकों ने इसका संकलन किया था। जो जातक कहानियां हैं इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। यहाँ पर एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं निर्धन किस तरह से धनी बन रहा है। जातक कथा को देखते हैं। यहाँ एक निर्धन की चतुराई दी गई है। तो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। इतना गरीब था कि उसके पास एक मरा हुआ चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया था। एक सिक्का उसको मिला था, वो अपने चूहे को बेच दिया था। जो भोजनालय वाला था वो उस चूहे को ले गया था, अपनी बिल्ली के लिए ले गया था वो चूहा। तो फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। फिर क्या हुआ, उसके पास एक मरा हुआ चूहा था, वो बेच दिया। अब फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। जो राजा वहां के थे उनका बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा कि कितना साफ करेंगे। उनका माली इसे साफ, जब भी सोचता था कि इसको कैसे साफ करेंगे, इसको साफ करना पड़ेगा, तो वो परेशान हो उठता था। तो युवक ने जो माली था, युवक जो चूहा अपना बेचा था, वो युवक माली से कह रहा है कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं, युवक कह रहा है मुझे अगर लकड़ियां और पत्ते मिल जाएं तो यह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। माली को क्या, लकड़ियां और पत्ते माली क्या करेगा? तो माली तुरंत मान गया कि ले जाओ भाई और बगीचे की सफाई कर दो। तो युवक ने 5 खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। वह युवक
वहाँ खेल रहे सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया और बोला कि इसमें जितने भी टहनियाँ और पत्ते हैं, अगर आप सब इसको चुन कर, इसको बिन कर हमको दोगे, एक एक तिनका उठाकर हमको दोगे, तो आप लोगों को एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते बगीचे का से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा हो गया। सारे बच्चे आ गए और गेट के पास सारा तिनका बिनकर इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। राजा का कुम्हार, अब कुम्हार को बर्तन पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, उधर से ही आ रहा था। जब उधर से ही आ रहा था तो वह देखा कि इतना ढेर सारा पत्ता रखा हुआ है, टहनियाँ रखी हुई हैं, तो पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे आ गए। एक बार चूहा बेचा था, 1 पैसे मिले थे। उसके बाद अब पत्तों के ढेर को बेच दिए, उसके पास और पैसे आ गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। जो घास काट रहे थे नगर के द्वार पर, उनको उनमें से 500 लोगों को पानी पिला दिया। वे लोग खुश होकर, जो घास काट रहे थे वे लोग खुश हो गए और लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वो लोग प्यासे थे, वो युवक लेकर गया पानी, उन लोगों को पिला दिया। तो वो लोग खुश होकर कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, हमें पानी पिलाया, अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। अभी आप लोग ये हमारा उधार अपने पास रखिए, मैं यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तब मैं यह आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती भी कर ली वहीं पे। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। वो व्यापारी इस गरीब आदमी को बताया कि कल शहर में घोड़े का व्यापारी आ रहा है और अपने साथ 500 घोड़े लेकर आ रहा है। तो यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। यह युवक कह रहा है, आप सब जो पानी पिलाए थे उसके बदले में एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी घास न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दिए। अब सभी ने एक एक गट्ठर दिए तो 500 लोगों को पानी पिलाया था, 500 गट्ठर हो गया इसके पास। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। अब यह अमीर हो गया। इस तरह से एक निर्धन की चतुराई से वह धनवान बन गया। तो प्राचीन नगरों के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों व प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। तो देखिए यहाँ दिया गया है, दिल्ली में मिला वलय कूप। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। ये वलय कूप है। ये कहाँ से मिला है, तो दिल्ली से मिला है। देखिए सांची की मूर्तिकला, नीचे सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। यह आप अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। ये देखिए किससे बना है, यही देखना है। चलिए देखते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। बहुत से शहरों के बारे में हम पढ़े थे जो महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, चार दीवारी से घिरे होते थे, तो कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो। ऊपर चित्र में देखो,
ऊपर चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ये जो वलयकूप मिले हैं, प्रायः यह वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। लोग अपने अपने घरों में बनाते थे। जो नाली होता था, कूड़ेदान होता था, तो उसका मुहाना इसी में कर देते थे, इसी में लाकर डाल देते थे इस वलयकूप में। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। यहाँ से महलों, बाजारों और आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्परों से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। संभवतः ये लकड़ी से बने थे, लकड़ी से बने होंगे, मिट्टी व कच्ची ईंटों से बने होंगे, या उसके ऊपर छप्पर रखा हुआ होगा, जिसके कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, इसीलिए तो इनका अवशेष नहीं मिला है। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। अभी इस पर रिसर्च जारी है, हो सकता है कि आगे इसकी खोज कर ले। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात एक यूनानी नाविक है, ऐसा ही विवरण वो बताएगा जिन किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, ये देखिए, पत्तनों पर वह गया, जिन पत्तनों पर वह गया, पत्तन का मतलब बंदरगाहों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है कि अब उसके द्वारा उन सभी के बारे में वह लिखा है। ये सब मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 105 में भरहुच ढूंढो यहाँ दिया है। तो भरहुच आपको गुजरात में मिल जाएगा। तो जहां जिन पत्तनों पर गया है ये यूनानी, अज्ञात यूनानी है, नाविक है, उसके बारे में वर्णन किया है। और यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ दिया है बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम। भरूच का यूनानी नाम क्या है, तो बेरी गाजा है, जिसकी एक कहानी दी गई है यहाँ। तो बेरी गाजा की सकरी खाड़ी, बेरी गाजा यानी भरूच की सकरी यानी पतली खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। सकरी खाड़ी, जब सकरा रास्ता होता है सागर महासागर में, तो वहां से नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। जिसको राजा नियुक्त करता था, जो कुशल होते थे, अनुभवी होते थे, उन्हीं मछुआरों को यहाँ जहाज लाने की अनुमति दी जाती थी, वही यहाँ जहाज ला सकते थे। ये बेरी गाजा में वो यूनानी, अज्ञात यूनानी लिख रहा है, भरूच की कहानी लिख रहा है। तो बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। यानी ये सब चीजें मंगाया जाता था। भरूच में ये सब चीजें मंगाया जाता था। शराब, टीन, तांबा, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यानी परफ्यूम यहाँ से निर्यात किए जाते थे, यहाँ से बाहर की तरफ निकाले जाते थे, बेचे जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो व्यापारी आते थे व्यापार करने, वो राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे। इनमें से चांदी के बर्तन होते थे, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। उनके उपहार में क्या क्या शामिल थे? उनके उपहार में चांदी के बर्तन हो सकते थे, गायक किशोर हो सकते थे, सुंदर औरतें हो सकती थी, अच्छी शराब ये भी हो सकता था, उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। तो इन सब को राजा के लिए व्यापारी उपहार लाते थे। ये सब चीजें उपहार में लाते थे। आहत सिक्के क्या होते हैं? सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आहत सिक्का क्या होता है।
पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी को आप लोग देख लिए हैं, किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया, किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। जो सिक्के मिले हैं पुरातत्वविदों को, उसमें से सबसे पुराने सिक्के जो थे वो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। इनका कार्यकाल 500 साल तक ये चले थे। ये सिक्के 500 साल तक चले थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। यह चांदी या अथवा तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत यानी प्रहार करके बनाया जाता था, जिससे इनको आहत सिक्का कहा जाता था। अब देखिए ये है आहत सिक्के। आहत माने पीट कर बनाना, पीट कर बनाया गया है। देखिए विभिन्न आकृतियों को पीट कर बनाने के कारण है आहत सिक्का कहा जाता था। ये सोने अथवा चांदी के हुआ करते थे। देखिए आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। ये देखिए कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते हैं। ये कुछ लिखा हुआ नहीं है और लेकिन कुछ छापा गया है ठप्पे के माध्यम से, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलित में रहे। ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलित में रहे। यही है आहत सिक्के। अब देख लेते हैं विनिमय के अन्य साधन क्या थे। तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता दी गई है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे। अच्छा कविता को पढ़ो। तो खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। तो समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन, जाहिर सी बात है नमक का उत्पादन कहाँ होगा, तो समुद्र के किनारे होता है। तो समुद्र नमक के बारे में ये कविताएं दी गई हैं। खेतों में सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, यानी कि सफेद धान से मतलब है सफेद नमक। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, ये नमक आ गया ना, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे। चांदी से सफेद रेत यानी नमक जब नीचे पड़ा है तो वो चांदी सा दिख रहा है। कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो ये सब नमक के बारे में ये पूरी कविताएं कही गई हैं। ये आपके विनिमय के अन्य साधन थे, जो संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता है। संगम साहित्य के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े थे, उसी में एक कविता दी गई है। अब देखिए नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, इसमें क्या है, तो अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मथुरा को देखो। उदाहरण के लिए मथुरा हम लोग देख सकते हैं, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा 2500 साल से भी ज्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था। और दूसरा रास्ता उत्तर दक्षिण से जाने वाला था। ये उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ जाने वाला था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी।
चारों ओर किलेबंदी थी, जिसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो पशुपालक होते थे और जो शहरों में रहते थे उसके लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यह लगभग 25 साल से ज्यादा समय से महत्वपूर्ण रहा है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण राजा जब आए तो उनकी दूसरी राजधानी मथुरा बनी थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र, सभी जानते हो, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। जिस तरह से अभिलेख लिखवाता था अशोक, उसी तरह से मथुरा में भी मिले हैं। प्रस्तर यानी पत्थर खंडों पर मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। कि जो स्त्री पुरुष मठों या मंदिरों को दान देते थे उसका उल्लेख मथुरा में प्रस्तर खंडों पर मिलता है। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। आगे देख लेते हैं शिल्प तथा शिल्पकार।